नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के बारे में। आप सभी को पता है कि आईटीआर फाइल करने के बाद आप लोगों के पास इंटीमेशन जनरेट होता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। इसी सेक्शन को डिटेल में आज मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 एक तरीके का समरी असेसमेंट है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में आपकी समरी असेसमेंट होती है। अब आप कहोगे कि मैम समरी असेसमेंट कैसे होती है? देखिए, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करते टाइम अपने अकाउंट्स तो प्रॉपरली प्रोड्यूस करके नहीं दे देते, उसकी एक क्या करते हो, समरी बना करके देते हो। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आप लोग अपने अकाउंट्स की एक समरी बना करके, अपनी इनकम की एक समरी बना करके आईटीआर को क्या कर देते हैं, हम फाइल कर देते हैं। जब हम अपने आईटीआर को एज अ समरी फाइल करते हैं तो उसी समरी की जो असेसमेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, समरी असेसमेंट। अब आप कहोगे मैडम नहीं 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 नहीं, वो तो इंटीमेशन होती है। उस पर भी मैं आऊंगी। इंटीमेशन होती है, लेकिन सबसे पहले इस समरी को समराइज्ड फॉर्म के अंदर असेस किया जाता है। उसमें जो गलतियां हैं, जो डिफेक्ट है, जो कमियां हैं, वो असेसिंग ऑफिसर उसको डिटेक्ट करता है। अब उसके अंदर किस किस तरीके की कमियां हो सकती हैं? सबसे पहली कमी जो आपकी डिटेक्ट होगी आईटीआर फाइल होने के बाद, जो सबसे पहली कमी आपकी डिटेक्ट होगी, दैट इज अर्थमेटिकल एरर। जो भी आपकी अर्थमेटिकल एरर होगी वो डिटेक्ट कर ली जाएगी। देखिए, वैसे तो अगर आप ऑनलाइन अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अर्थमेटिकल एरर की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि अगर कोई अर्थमेटिकल एरर है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ट्रेस कर लेता है और आपको आगे जाने ही नहीं देगा। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी रिटर्न जो है ऑनलाइन फाइल ना करके पेपर के पे अपनी रिटर्न बना करके और भेजते हैं। कुछ एक लोग अभी भी ऐसे हैं। तो अगर आपकी अर्थमेटिकल एरर है तो वो इसके अंदर ट्रेस हो जाएगी और 143(1) का इंटीमेशन आप लोगों के पास जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम ले लिया, ऐसा क्लेम जो आपको नहीं मिलना चाहिए था, या जिस क्लेम के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, ऐसा कोई क्लेम आप लोगों ने ले लिया, तो 143(1) का इंटीमेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। जैसे कि छोटी सी मैं बात करूं, मेडिकल अलाउंसेज आप लोगों को अलाउड नहीं थे। अगर मैं सैलरी वाले पर्सन की बात करूं, मेडिकल अलाउंसेज आप लोगों को अलाउड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसकी एग्जम्पशन ले ली। अगर आपने उसकी एग्जाम्पशन ले ली तो 143(1) का इंटीमेशन उसकी असेसमेंट के तौर पे आपके पास आ सकता है। दूसरा, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 80 GG B में क्लेम लेना था, आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, लेकिन आपका क्लेम किस सेक्शन में बनता था, 80 GG B, बट गलती से यहाँ पे आपका क्लेम बनता था लेकिन GG B में बनता था, लेकिन गलती से आपने क्या किया, क्लेम को किस में ले लिया, 80 GG C में ले लिया। कंपनी वाले सेक्शन में आपने पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन को क्लेम कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 143(1) का इंटीमेशन आ जाएगा। ठीक है, आपकी जब असेसमेंट होगी तो ये गलती उसके अंदर पकड़ी जाती है अगर, तो आपके पास ये इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा। तीसरा केस मेरे पास क्या हो सकता है कि डिसअलाउंसेस ऑफ लॉस। आपने लास्ट ईयर अपनी आईटीआर फाइल की, लास्ट ईयर आपने क्या की, अपनी आईटीआर फाइल की, उसमें लॉसेस थे। लेकिन आपको पता है अगर लॉसेस हैं तो आईटीआर एज पर सेक्शन 139(1) टाइमली बेसिस पे आपको फाइल करनी क्या होती है, जरूरी होती है। बट आपने ऐसा नहीं किया, आईटीआर को टाइमली बेसिस पे फाइल नहीं किया, आईटीआर लेट फाइल फाइल हुई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो लॉसेस थे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, वो लॉस आपको उसी टाइम डिसअलाउड कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस साल में भी अगर मैंने कर दिया, बाय चांस पिछली बार वो पकड़ में नहीं आई चीज, लेकिन अब अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देगा। हो सकता है उस टाइम भी वो चीज पकड़ी जाए, तो 143(1) का आपके पास आ जाएगा इंटीमेशन कि आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ में आई? अगर सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग आप टाइमली बेसिस पे अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी। चौथा कारण, अगर ये कारण, ये जो चीज है ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल है जिनकी ऑडिट होती है। ठीक है, अगर आपकी ऑडिट होती है और ऑडिट रिपोर्ट में सीए ने लिख करके दे दिया कि
कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो आपको डिसअलाउड है, उसकी उसने आपकी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कि दैट एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड, वो आपको अलाउड नहीं है, तो 143(1) की इंटीमेशन में वो जो एक्सपेंडिचर आपने क्लेम किया है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा और उसे आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपकी इनकम आपके फॉर्म 16 से 16A से या 26A से मैच नहीं होती, अगर आपकी इनकम फॉर्म 16 से 16A से या फिर 26A से मैच नहीं होती, तो क्या होगा, आपके पास 143(1) का इंटीमेशन जनरेट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। एक लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, अगर आपने डिडक्शन क्लेम की है सेक्शन 10AA की, ठीक है, अगर आपने सेक्शन 10AA की डिडक्शन ली है या चैप्टर 6A की ऐसी कोई डिडक्शन ली है, स्पेसिफिक डिडक्शन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो सर्टेन केसेस में ही अलाउड होती है, वो डिडक्शन अगर ली, लेकिन आईटीआर जो फाइल हुई वो सेक्शन 139(1) इसके टाइम लिमिट के बाद फाइल हुई, तो आपको वो जो डिडक्शंस हैं वो अलाउड नहीं होंगे। अब एक बार मैं रिवाइज करवा दूं मैंने क्या क्या नाम लिए। सबसे पहला अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, दूसरा इनकरेक्ट, अगर आपने क्लेम ले लिया, इनकरेक्ट क्लेम का मैंने बताया मेडिकल अलाउंस आपको अलाउड नहीं थे लेकिन आप लोगों ने ले लिए, या 80 जीजीबी की रिडक्शन जीजीसी में जाके ले ली, और वाइस वर्सा, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। थर्ड वन, लॉसेस आपने टाइमली बेसिस पे क्लेम नहीं किए थे, वो डिसअलाउड हो जाएंगे। फोर्थ वन, एक्सपेंडिचर्स जो हैं अगर ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउड कर दिए गए तो वो आपको डिसअलाउड हो जाएंगे। फिफ्थ वन आपके पास क्या आ जाएगा, 10AA या चैप्टर 6A, इसकी जो स्पेसिफाइड डिडक्शंस हैं जो कि 139(1) की टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न फाइल करने पर ही मिलती हैं, वो अगर आपने टाइमली बेसिस पे नहीं ली तो वो डिसअलाउड हो जाएंगी। सिक्स्थ अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 26AS फॉर्म 16 या 16A के तहत आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं की है तो वो लॉसेज, वो जो आपके पास इनकम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं दिखाई है तो 143(1) का इंटीमेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है। अब मेन बात क्या आती है, मेन बात ये आती है, क्या ये जो इंटीमेशन है जो जनरेट हो रहा है 143(1) का, क्या इसकी कोई लास्ट डेट है? जी हाँ, इसकी भी लास्ट डेट है। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 9 मंथ्स के अंदर ये इंटीमेशन जनरेट होना जरूरी है, अदरवाइज ये आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इंटीमेशन है ये आज के टाइम में 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है। 9 मंथ तो बहुत दूर की बात है, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने के 9 मंथ के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये जो आपका इंटीमेशन है ये जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होगा, अगर इंटीमेशन जनरेट हो गया तो डायरेक्ट क्या असेसिंग ऑफिसर उन चीजों को आपकी इनकम में ऐड कर देगा। आपके पास क्या हुआ, इंटीमेशन जनरेट हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या वो सब चीजें आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगी? देन द आंसर इज नो। आपको 30 डेज का रिप्लाई करने का टाइम पीरियड देगा असेसिंग ऑफिसर, उन 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है, आपका रिप्लाई सुना जाएगा, देखा जाएगा। अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है आपकी बातों से तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट्स करेगा। अगर उसे लगता है एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी इनकम बिल्कुल ठीक है, तो वो उसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेगा। बट विद इन 30 डेज यू हैव टू रिप्लाई, आपको रिप्लाई करना होगा, उसको रिस्पॉन्स देना होगा। ठीक है। एक और चीज मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, अगर लॉसेस की मैं बात करूं, अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो क्या लॉस के केस में भी 143(1) का इंटीमेशन जनरेट होगा? जी हाँ, अगर आपने लॉस की रिटर्न फाइल की है तो भी 143(1) का इंटीमेशन आप लोगों के पास जनरेट होगा।